झीरम नरसंहार को याद कर आज भी रूह कांप जाती है। पीड़ितों की चीखें भुलाए नहीं भूलती। झीरम के जख्म अभी भी नहीं भरे हैं। प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है, लेकिन कांग्रेस नेताओं पर हुए सबसे बड़े हमले का पर्दाफाश आज तक नहीं हो सका। इसे लेकर झीरम के पीड़ित भी मायूस नजर आते हैं और सत्ता के शीर्ष में बैठे लोग भी। यही वजह है कि झीरम की घटना को 10 साल बीत जाने के बाद भी न्याय की सियासत थमती नहीं है। भाजपा अब नया कानून बनाकर सरकार से जांच करने की बात कह रही है। यही नहीं, अब भाजपा ने नार्को टेस्ट की मांग भी कर दी है। ये विषय राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप का नहीं है। हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी जब विपक्ष में थे तो हमेशा कहा करते थे कि सबूत मेरे जेब में है। उनके मंत्रिमंडल के सहयोगी श्री कवासी लखमा जी प्रत्यक्षदर्शी। यदि परिणाम तक नहीं जा रहा है तो झीरम घाटी की जांच के लिए भी उनको अलग कानून बना लेना था। हम फिर से ये कहना चाहेंगे कि माननीय मुख्यमंत्री जी के पास सब सबूत है और उनके मंत्रिमंडल के सहयोगी प्रत्यक्षदर्शी हैं। किसी भी एजेंसी और संघीय सरकार के ऊपर व्यवस्था नहीं है तो वो नया कानून विधानसभा में ले आए और निश्चित अवधि में जांच करवाएं। झीरम की घटना में जो लोग दिवंगत हुए वो हमारे भी पारिवारिक लोग हैं, हमारे भी मित्र हैं, कांग्रेस के बड़े नेता रहे। और 4.5 साल में जो सरकार, जो मुख्यमंत्री, जो पार्टी अपने नेताओं की हत्या करने वाले लोगों को, दोषियों को जेल में नहीं डाल पाए, उनको पकड़ नहीं पाए, उनके नाम सामने नहीं ला पाए। मुख्यमंत्री जी बोलते हैं कि एक एक नाम पूछ के हत्या की गई, कि नाम बताने वाले लोग कौन थे। नार्को टेस्ट की बात कर रहे हैं तो पहले तो अपने मंत्रिमंडल के सदस्य का नार्को टेस्ट करा लें। कांग्रेस के जो नेता उस समय उपस्थित थे उनका नार्को टेस्ट करा लें। तो पूरी कांग्रेस पार्टी झीरम हत्याकांड में संदेह के घेरे में है और अपनी उस ग्लानि से बचने के लिए अनर्गल प्रलाप भूपेश बघेल जी का। वहीं झीरम की 10वीं बरसी के दिन सीएम भूपेश बघेल ने एनआईए की जांच में सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा कि नक्सल कमांडर रमन्ना और गणपति की संपत्ति कुर्क करने का आदेश था। सितंबर 2014 में एनआईए ने कोर्ट में प्रारंभिक रिपोर्ट पेश की, जिसमें आश्चर्यजनक रूप से रमन्ना और गणपति का नाम नहीं था। फाइनल रिपोर्ट में भी उनका नाम नहीं था। सीएम भूपेश बघेल ने सवाल किया है कि आखिर एफआईआर में रमन्ना और गणपति का नाम दर्ज होने के बाद क्यों हटाया गया। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा के नेताओं से इस सवाल का जवाब मांगते हुए कहा कि जिस आयोग का गठन सरकार ने किया, जिस पर पूर्व नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक स्टे लगाते हैं, किसको बचाना चाहते हैं, क्या छुपाना चाहते हैं, सरकार स्पष्ट करे। आज झीरम घाटी की 10वीं बरसी है और श्रद्धांजलि देने वहाँ जगदलपुर जा रहा हूँ। और भारतीय जनता पार्टी बहुत हल्के फुल्के ढंग से आरोप लगाती है कि भूपेश बघेल के जेब में जानकारी है तो उसे कब देंगे। विषय बहुत गंभीर है, लेकिन जिस हल्के ढंग से भारतीय जनता पार्टी सवाल कर रही है वो बेहद ही दुर्भाग्यजनक है, हास्यास्पद है। जो एफआईआर किया गया उसमें व्यापक षड्यंत्र को ध्यान में रखते हुए उन्होंने रमन्ना और गणपति को उस एफआईआर में उसका नाम का उल्लेख था। 2014 अगस्त तक गणपति और रमन्ना का नाम था। इस बीच में गणपति और रमन्ना के संपत्ति कुर्क करने का आदेश भी हुआ। प्रारंभिक रिपोर्ट एनआईए कोर्ट में प्रस्तुत किया। रमन्ना और गणपति का नाम उसमें नहीं था। सवाल इस बात का है कि मोदी सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार रमन्ना और गणपति को क्यों बचाए। इधर झीरम घाटी हमले में शहीद हुए महेंद्र कर्मा के बेटे छविंद्र कर्मा ने अपनी ही पार्टी के मंत्री कवासी लखमा, अमित जोगी और पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह की नार्को टेस्ट कराने की मांग की है। उन्होंने कहा कि झीरम हमले से पहले अमित जोगी नक्सलियों के साथ बैठक कर रहे थे। उस दौरान सभी अमित जोगी के नक्सली 60 गार्ड के कनेक्शन को जानते थे। परिवर्तन यात्रा सुकमा सभा में अजीत जोगी सभी नेताओं का नाम के साथ परिचय करवा रहे थे। इतने बड़े हमले में कवासी लखमा बचकर आ जाते हैं। उन्हें नक्सली हमले में खरोच तक नहीं लगती। आखिर जहां 32 लोगों की शहादत हो जाती है, वहां नक्सलियों की कवासी लखमा के प्रति क्या प्रेम है, ये उजागर होना चाहिए। कर्मा ने कहा, ये सवाल सिर्फ उनका नहीं है, हर उस शहीद परिवार का है जिन्होंने अपने परिजनों को इस हमले में खोया है।
हम लोगों की जो सूचना थी, जब घटना हुई थी, घटना से कुछ समय पहले अमित का अंदर नक्सलियों के साथ बैठक की सूचना हमको मिल गई थी। सारे लोग जानते थे कि अमित का उधर मतलब वो लगातार कोंटा एरिया में घूम रहा है जब परिवर्तन यात्रा हमारी हो गई। घटना होने के बाद पहली दफा पूरे उस कार्यकाल में ऐसा हुआ कि पहली दफा अजीत जोगी जी भरे मंच में सबका परिचय बता रहे थे। आपने पूरे साल कभी उनका नाम नहीं लिया। आप वहां पे लोगों के भीड़ के सामने आप आइडेंटिफाई कर रहे थे कि ये लीडर्स है, मतलब कहीं न कहीं आपका इन्वॉल्वमेंट है। लखमा जी आप बच के आ जाते हैं, बाकी लोग शहीद होते हैं, क्यों भैया? नक्सलियों का ऐसा क्या प्रेम है लखमा जी से कि जो जिंदा बच के आ गए, उनका सारे लोगों का इन्वॉल्वमेंट जी। झीरम की घटना ने छत्तीसगढ़ ही नहीं देश भर को झकझोर कर रख दिया था। ऐसे में 10 साल बाद भी षड्यंत्र का खुलासा नहीं होना कई सवालों को जन्म देता है, साथ ही पीड़ितों के न्याय के प्रति आस को भी कमजोर करता है। इसलिए जरूरी है कि सियासी उठापटक से तर झीरम के मामले में गहराई से जांच हो और षड्यंत्र का खुलासा हो सके, ताकि दोषियों को सजा और पीड़ितों को न्याय मिल सके। कैमरा पर्सन अखिलेश के साथ सीनियर रिपोर्टर निधि प्रसाद की रिपोर्ट। नमस्कार, जय जोहार गुहार। छत्तीसगढ़ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिव्यांशु जोशी। तो छत्तीसगढ़ में झीरम की घटना को भला कौन भुला सकता है। झीरम नरसंहार को आज 10 साल पूरे हो गए हैं, लेकिन झीरम के पीड़ितों के जख्म अब तक नहीं भरे हैं। इसे लेकर के सियासत भी कभी नहीं थमी। झीरम की 10वीं बरसी पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जगदलपुर में झीरम के शहीदों को श्रद्धांजलि दी। तो वहीं भाजपा झीरम के पीड़ितों को न्याय नहीं मिल पाने का मुद्दा उठा रही है और सरकार पर ही सवाल खड़े कर रही है। आज इसी विषय को लेकर के हम चर्चा करेंगे, लेकिन चर्चा करने से पहले जान लेते हैं क्या हैं आज के गुहार पॉइंट्स। 10 साल बाद भी क्यों नहीं सामने आया झीरम कांड का सच। नक्सली हमला या किसी की साजिश था झीरम नरसंहार। एनआईए की जांच के बाद भी क्यों नहीं उठा झीरम कांड से पर्दा। क्या नहीं होना चाहिए सभी संदिग्धों का नार्को टेस्ट। तो इन्हीं बिंदुओं को लेकर के चर्चा को विस्तार देते हैं और चर्चा को विस्तार देने के लिए हमारे साथ 3 खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ चर्चा में जुड़ रहे हैं अजय गंगवानी जी, जो कि प्रवक्ता हैं छत्तीसगढ़ कांग्रेस के, और हमारे साथ जुड़ रहे हैं उमेश घोरमोड़ी जी, जो कि प्रवक्ता हैं छत्तीसगढ़ भाजपा के। साथ ही साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं अनिरुद्ध दुबे जी, जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप तीनों ही मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है IND 24 में। सबसे पहले मैं शुरुआत करना चाहूंगा अनिरुद्ध दुबे जी से। अनिरुद्ध जी, 10 साल गुजर गए, 10 साल बाद भी सवाल वही का वही है कि आखिर 10 साल बीत जाने के बाद भी झीरम कांड का सच सामने क्यों नहीं आ पाया, बताइए। देखिए, 25 मई 2013 को झीरम कांड हुआ जी, और उसके बाद 2013 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार बनी, 5 साल वो थे। 2018 के दिसंबर में चुनाव हुआ, कांग्रेस की सरकार बनी, 4.5 साल इनके हैं। और निश्चित रूप से जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी 2013 में जब चुन के आई थी, उसके बाद से कांग्रेस की तरफ से लगातार जो है भारतीय जनता पार्टी पर उंगलियां उठती रही थी और कांग्रेस के नेताओं की तरफ से कहा भी जाता था कि हमारी जब सरकार आएगी तो जो है सच सामने आने में देर नहीं लगेगी। बिल्कुल। और देखिए, 4-4.5 साल यहाँ पे गुजर गए कांग्रेस के। अब एनआईए और कई तरह की बातें उठती है कि मतलब जो केंद्र सरकार की एजेंसी जो है वो जांच की जो रिपोर्ट है सार्वजनिक तौर पे क्यों नहीं लाती, ये कांग्रेस का कहना है जी। लेकिन कांग्रेस की तरफ से भी जो है झीरम घाटी का पे अगर कहीं देखा जाए तो पर्दा उठ नहीं पाया जी। अब देखिए क्या है कि अब जो एक नया मोड़ आ गया है, भारतीय जनता पार्टी के जो है पूर्व मंत्री एवं अभी वर्तमान वरिष्ठ विधायक बृजमोहन अग्रवाल जी ने बिना किसी का नाम लिए हुए कहा कि मतलब जो अभी छत्तीसगढ़ की सरकार है उनके एक मंत्री का नार्को टेस्ट होना चाहिए जी। ऐसी ही बात जो है झीरम घाटी में हमले में शहीद हुए वरिष्ठ कांग्रेस नेता महेंद्र कर्मा जी के बेटे शविंद्र कर्मा ने जी भी आज कुछ ऐसी ही मांग उठाई है।
बिल्कुल। तो अब ये जो है टेस्ट, मतलब अभी तक के तो एनआईए, फिर ये जो राज्य सरकार की एजेंसी, ये सब बातें होती थी। अब एक नार्को टेस्ट का मामला जो है जोर पकड़ चुका है। अब ये नार्को टेस्ट जो है कौन कराएगा, क्या होगा, हो पाएगा नहीं हो पाएगा, इस पर अब बातें जो है घूम रही है। लेकिन देखिए क्या है कि हर साल जो है झीरम घाटी का जो है आता है, आज का जो दिन आता है 25 मई, श्रद्धांजलि हो जाती है। इस पे जो है मतलब विचार व्यक्त करते हैं, पुरानी यादों को ताजा किया जाता है, त्याग और बलिदान इस सब का जिक्र होता है। लेकिन बस्तर के लोग खास करके, वैसे तो पूरी छत्तीसगढ़ की जनता चाहती है, लेकिन बस्तर के जो खासकर लोग जो हैं, मतलब आदिवासी बहुल क्षेत्र है, नक्सल प्रभावित इलाका भी है, वहां के लोग भी जो है सच को जानना चाहते हैं, उसका इंतजार कर रहे हैं, और पता नहीं इस सच पर से पर्दा कब उठ पाएगा। चलिए ठीक है, मैं गंगवानी जी से एक सवाल लेना चाहूँगा। गंगवानी जी, अभी आपने अनिरुद्ध जी की बात सुनी, और जो बात हमने थोड़ी देर पहले छविंद्र कर्मा जी की भी सुनी है, बीजेपी जिस तरीके से बोल रही है कि भाई नार्को टेस्ट होना चाहिए, और छविंद्र कर्मा ने तो आप ही की पार्टी के एक मंत्री हैं, उनका डायरेक्ट नाम लेते हुए उनको घेरने की कोशिश की है, क्या कहेंगे उस पर? दिव्यांशु जी, बहुत संवेदनशील विषय पे डिबेट है, थोड़ा समय दीजिएगा। देखिए, सबसे पहले अपन इस घटना की क्रोनोलॉजी को समझना बहुत महत्वपूर्ण है। ये घटना होती है दिव्यांशु जी 25 मई 2013 को। ये पूरे देश का सबसे बड़ा राजनीतिक नरसंहार था। हमने पहली पंक्ति के 32 नेताओं को खोया। आज पूरे 10 साल हो चुके हैं, न पीड़ितों के परिजन को, न सुरक्षा कर्मियों की हत्या है, उनके परिजनों को आज तक इंसाफ नहीं पाया। इसका सबसे बड़ा जो कारण है दिव्यांशु जी, 2013 से 2018 तत्कालीन रमन सरकार ने लगातार झीरम की घटना को जांच को बाधित किया, और 2014 से लगभग 9 साल केंद्र की मोदी सरकार, ये भारतीय जनता पार्टी की तत्कालीन यहाँ की सरकार और केंद्र की मोदी सरकार ये चाहती ही नहीं थी कि जो राजनीतिक साजिश था, जो सुपारी किलिंग थी, इस षड्यंत्र के पीछे आखिर कौन है, इसको बचाने के लिए प्रयास किया जाता रहा। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण घटना 25 मई 2013 की घटना होती है दिव्यांशु जी। 28 मई 2013 को प्रशांत मिश्रा जी की अध्यक्षता में कमेटी बनाई जाती है। 6 नवंबर 2021 को उनका कार्यकाल पूरा, उनका ट्रांसफर होता है। 11 नवंबर 2021 को कहीं भी कोई अगर कोई कमेटी की जांच रिपोर्ट जो कैबिनेट का चेहरा मुख्यमंत्री, उसको देने के बजाय वो राज्यपाल को सौंपते हैं, किसके दबाव में, किसके इशारे में बचाने के लिए। मेरे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से 5 प्रश्न है, जिसके जवाब देंगे तो छत्तीस की जनता दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, कि समझ जाएगी कि आखिर कौन इसको रोकने की साजिश षड्यंत्र कर रहा है। पहले मैंने कहा कि प्रशांत मिश्रा की कमेटी की रिपोर्ट मुख्यमंत्री को न सौंप के राज्यपाल को, मेरा पहला प्रश्न। दूसरा, धर्मलाल कौशिक आज 28 अप्रैल 2022 को एसआईटी के खिलाफ जो है पीआईएल लगाते हैं हाई कोर्ट में, कि उनको 9 मई 2022 को स्टे मिल जाता है कि एसआईटी राज्य सरकार की इसकी जांच नहीं कर सकती। इसको बाधित करने का सीधा साधा प्रयास धर्मलाल कौशिक के द्वारा किया गया। मेरा दूसरा प्रश्न, आखिर किसको बचाने पे, किसके इशारे पर धर्मलाल कौशिक हाईकोर्ट में पीआईएल लगाते? तीसरी बात, रमन सिंह ने विधानसभा में 2013 में स्पष्ट रूप से कहा, इस पूरी घटना की जांच हम सीबीआई को सौंपेंगे। सीबीआई को तो उसकी तरह ना कोई पत्र लिखा गया, या इसके संबंध में प्रयास किया गया, क्योंकि वो चाहते नहीं कि इस पूरी घटना की सीबीआई की जांच हो। आखिर इसके पीछे उनकी मंशा क्या थी, नीयत क्या थी? तीसरा प्रश्न। चौथा, सबसे महत्वपूर्ण, वहां जो प्रत्यदर्शी थे, दौलत अरोड़ा, शिव सिंह ठाकुर, शिवनारायण द्विवेदी, सुरेश शर्मा, उससे एनआईए ने जांच तक लेने के, उनसे उनका बयान तक नहीं लिया गया। आज घटना के 2 महीने के बाद भी मोबाइल, चश्मे, अन्य सामान मिलते हैं, जिससे इस पर दिखता है कि एनआईए जो है जांच के नाम पे खाना पूर्ति करती रही, वो चाहते नहीं कि जांच हो। चौथी बात, आज जो एनआईए के द्वारा जो पहली चार्जशीट दाखिल की गई मार्च 2014 में, तब गणपति और रमन्ना को प्रमुख आरोपी बनाया गया दिव्यांशु जी। लेकिन जैसे ही मई 2014 में सरकार बदलती है, सितंबर 2014 में जो चार्जशीट एनआईए के द्वारा दाखिल की गई, दोनों गणपति और रमन्ना जो प्रमुख आरोपी थे, जिनकी संपत्ति की सीज करने की बात की गई थी दिव्यांशु जी, उन दोनों का नाम हटा दिया गया। आखिर किसको बचाने के लिए, किसके इशारे पर? दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात, जब भाजपा की विकास यात्रा होती है, सुरक्षा कर्मियों की संख्या थी 1790, हमारी कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा में संख्या थी 177, सुरक्षा कर्मियों में 18 गुना की कमी करती है। ये 5 प्रश्न स्पष्ट बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की तत्कालीन सरकार, केंद्र की मोदी सरकार, इस सुपारी किलिंग के पीछे कहीं ना कहीं मेरा सीधा आरोप है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता शामिल थे। उसी का नतीजा था आज विद्याचंद्र शुक्ल जी, नंद कुमार पटेल, महेंद्र कर्मा जी, हमारे वरिष्ठ नेताओं को सुपारी किलिंग के द्वारा 2013 में भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने में सफल है। इसका सीधा सीधा फायदा उनको मिलता था। एक अंतिम जवाब दे दूं, आज नार्को टेस्ट की बात करते हैं हम, तो स्पष्ट रूप से माननीय मुख्यमंत्री ने कहा कवासी लखमा नार्को टेस्ट के लिए तैयार है, आपके एनआईए जांच कर रही है, आप आदेश निकाले, हम जांच के लिए तैयार है। क्या रमन सिंह जो तत्कालीन मुख्यमंत्री थे, तत्कालीन गृह मंत्री मुकेश गुप्ता, क्या नार्को टेस्ट के लिए तैयार है? इस बात का जवाब यहाँ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता उमेश घोमड़ी जी बैठे, हम तो तैयार है उस चीज के लिए। ठीक है गंगवानी जी, मैं आपकी बात पर प्रतिक्रिया ले लेता हूँ उमेश जी से, और मैं उम्मीद करूंगा कि जिस तरीके से धैर्यपूर्वक उन्होंने आपकी बात सुनी है, आप भी उनकी बात सुनेंगे। चलिए ठीक है, उमेश जी जवाब दीजिए।
देखिए दिव्यांशु जी, सबसे पहले तो झीरम में जितने भी तमाम लोग जो शहीद हुए हैं जी, उनके चरणों में नमन करता हूं, उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं, उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। जी। साथ ही आज मैं बहुत आहत हूं और पूरी पीड़ा आज छत्तीसगढ़ के जनता के बीच में भी है। आज जिस प्रकार से इस दुखद दिन को 10 वर्ष पूर्ण हो गए हैं, आज 25 मई है और पूरे छत्तीसगढ़ के लिए यह बड़ा दुख का विषय है, क्योंकि जिन नेताओं की उस दुखद घटना में शहादत हुई वो केवल कांग्रेस तक सीमित थे, ऐसा हम नहीं मानते हैं। वो छत्तीसगढ़ के लिए अपूर्णीय क्षति थी और आने वाले समय के अंदर में भविष्य में वो छत्तीसगढ़ का चेहरा, छत्तीसगढ़ को गढ़ने वाला चेहरा हो सकते थे। लेकिन आज 10 वर्ष बीत जाने के बाद भी हम वहीं खड़े हुए हैं। अब होगा न्याय का नारा देने वाले। अभी वरिष्ठ पत्रकार जी यहाँ पर कह रहे थे कि कांग्रेस कहती थी कि हमारी सरकार आएगी तो झीरम जैसे तमाम विषयों पर आगे न्याय होगा और जल्द से जल्द इस पर निर्णय आएगा, दूध का दूध और पानी का पानी होगा। लेकिन 4.5 वर्ष बीत गए हैं। ये दुख का विषय इसलिए है क्योंकि कांग्रेस के नेता इस संवेदनशील विषय पर केवल और केवल राजनीति कर रहे हैं। और अभी गंगवानी जी ने उससे 5 सवाल भी यहाँ पर रखे हैं, उस पर भी मैं आऊंगा। जी जी। लेकिन महत्वपूर्ण, जिस प्रकार से पीड़ित पक्ष, पीड़ित परिवार को निश्चित तौर पे न्याय मिलना चाहिए, लेकिन जिस प्रकार से इस संवेदनशील विषय पर राजनीति हो रही है, मैं तो कहूंगा कि सीधे तौर पे पीड़ित परिवार के भावनाओं के साथ भी खिलवाड़ करने का यहाँ पर एक प्रकार से प्रयास किया जा रहा है। और जिस प्रकार से माननीय छविन कदमा जी का बयान यहाँ पर निकल करके आया है, वो शहीद परिवार के सदस्य हैं, शहीद माननीय स्वर्गीय महेंद्र कर्मा जी के सुपुत्र हैं। और उन्होंने जिस प्रकार से यहाँ पर सवाल उठाए हैं, सत्ता पक्ष के एक मंत्री के विषय में भी उन्होंने कहा है, उस विषय पर गंगवानी जी ने यहाँ पर जवाब नहीं दिया। और इसी प्रकार की भूमिका माननीय मुख्यमंत्री जी यूं तो लगातार कहते रहे कि उनके पास तथ्य है, उनके पास सबूत है, लेकिन उन तथ्यों को, उन सबूतों को सामने नहीं रखते हैं। ऐसे में हम कैसे अपेक्षा करेंगे साहब कि न्याय मिलेगा? आप इस प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, पूरे छत्तीसगढ़ की जनता की उम्मीदें हैं, कांग्रेस के सर्वमान्य नेता हैं, सबसे बड़े नेता हैं, तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की उम्मीदें आपके साथ है, उन तमाम शहीद परिवार की भावना आपके साथ जुड़ी हुई है, वो न्याय की अपेक्षा के साथ आपकी तरफ देख रहे हैं। लेकिन तथ्यों और तमाम विषयों पर बयान देने के अलावा आपने किया क्या है? यदि आपके पास कहीं कोई तथ्य है तो उसको आप सामने क्यों नहीं ला रहे? आज छत्तीसगढ़ की जनता पूछ रही है। और जिस प्रकार से इन्होंने 5 सवाल यहाँ पर रखे, इन्होंने कहा कि जो रिपोर्ट है, जस्टिस मिश्रा आयोग की रिपोर्ट है, जो 4118 पन्ने की रिपोर्ट है, 10 खंडों में उसको पेश किया गया, उसको राज्यपाल के सामने क्यों पेश किया गया? राज्यपाल संवैधानिक प्रमुख होते हैं। कांग्रेस के नेता इस बात में तर्क दे दें कि कौन से संविधान, कौन से कानून का वहां पर उल्लंघन हुआ। यदि वो रिपोर्ट निकल करके आई तो उस रिपोर्ट को सार्वजनिक करने के लिए चीजों को समझते हैं। कोई भी जांच कमेटी बनती है, गंगवानी जी देखिए, दिव्यांशु जी मैंने बहुत धैर्य पूर्वक सुना गंगवानी जी मैं सारे सवालों का जवाब मैं देने का यहाँ पर प्रयास कर रहा हूँ। गंगवानी जी, आपने 5 प्रश्न पूछे हैं, उन्हें जवाब तो देने दीजिए। मैं आपके पास आऊंगा, मैं आपको मौका दूंगा बोलने का। जी बोलिए। देखिए दिव्यांशु जी, अभी तो मैंने एक ही प्रश्न को छुआ है। जी जी, लेकिन मैं फिर से, आप चैनल पे झूठ बोले उमेश जी। अरे किसको मिलती है आप बता दीजिए। जांच की रिपोर्ट किसको सौंपते हैं? दिव्यांशु जी आप वरिष्ठ पत्रकार है। अरे आप बताइए ना, कौन सी धारा, कौन सा कानून? राज्य में कोई कमेटी बनती है, राज्यपाल संवैधानिक प्रमुख होता है कि नहीं होता है? सर देखिए, ये बड़ा संवेदनशील विषय दिव्यांशु गंगवानी जी, बहुत संवेदनशील धैर्यपूर्वक एक बार उनकी बात तो सुन लीजिए, एक बार उनकी पूरी बात हो जाने दीजिए। दिव्यांशु जी आप भी उसका साथ दे रहे हैं, गलत तरीका। अरे भाई, आप मैं किसी का साथ नहीं दे रहा हूं, मैं निष्पक्ष हूं। राज्यपाल संवैधानिक प्रमुख, मैं किसी का फेवर नहीं कर रहा हूं, किसी का साथ नहीं दे रहा, मैं निष्पक्ष हूं। संवैधानिक प्रमुख के सामने रिपोर्ट आ जाती है तो आप उस पर भी आपत्ति कर रहे हैं। देखिए, अभी तो आपके एक ही प्रश्न को मैंने छुआ है, अब आप अभी से बौखलाने लगे। देखिए दिव्यांशु जी, इनकी मंशा इस विषय पर राजनीति करना है, राजनीति मरना है, राजनीति का आरोप लगाना है। जिस तरीके से इन्होंने सवाल किया, अरे भैया, इतनी धैर्य उन सवालों का उत्तर देने का भी साहस। चलिए ठीक है। पीड़ित पक्षों के साथ इस प्रकार से राजनीति करने का प्रयास न करें। अरे गंगवानी जी, एक मिनट शांत हो जाइए, एक मिनट। उमेश जी, आप उनके उस प्रश्न का उत्तर दीजिए जो धर्मलाल कौशिक जो हाईकोर्ट से स्टे लेकर के आ अगले प्रश्न देखिए। दिव्यांशु जी, मैंने लिख के रखा है, मैंने तो अभी पहले प्रश्न का उत्तर दिया, ये लगा लिया। मेरे पास दूसरा प्रश्न धर्मलाल कौशिक जी के विषय में इन्होंने किया है, उसका भी उत्तर दे रहा हूँ। जी दीजिए, उत्तर दीजिए। सुनने तैयार रहे तब तो। अरे झूठ तो ना बोलिए, सच बोले ताकि छत्तीसगढ़ की जनता समझे तो सही।
कि किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता चैनल पे आपने झूठ भी बोलता इनको है। टोका पहले कि धैर्य पूर्वक आप सुनिएगा। गंगवानी जी, अब जब एक मैं बार जवाब उनका दे रहा वक्तव्य हूं, पूरा हो जाने तो दीजिए, इनका स्टेटमेंट उनका पूरा हो व्यवहार जाने बता दीजिए, रहा उसके है बाद मैं आपके पास आ कि जाऊंगा। इस विषय पर, इस संवेदनशील विषय पर, जहां पर जब तक आप सच बोलते रहे मैंने विरोध नहीं किया, अब जैसे ही आपने झूठ बोलना शुरू किया मैंने विरोध करना शुरू विषय किया। बेहद संवेदनशील पहले है। प्रश्न के मैं उत्तर वही में ही कह रहा हूं। दूसरे प्रश्न का उत्तर विषय है। की गंभीरता धर्मलाल को कौशिक जी समझिए। को लेकर के जो सवाल उठा रहे हैं, एक तो ये केंद्रीय एजेंसियों को नहीं मानते हैं, न्यायपालिका कानून व्यवस्था के ऊपर इनको पता नहीं अरे विश्वास जवाब है कि दीजिए, नहीं है। बातों अगर को बोल विश्वास रहा हूं, होता प्रश्न के जवाब तो दीजिए, ये चलिए। सबूत और तमाम तथ्य लेकर के जाते। तो कानूनी प्रक्रिया के तहत यदि संविधान के विरुद्ध कोई विषय हुआ है, उसको लेकर के माननीय धर्मलाल मेरा छोटा सा कौशिक जी प्रश्न है लेकर के दिव्यांशु गए जी, न्यायालय के धर्मलाल अंदर में, कौशिक क्यों और किया अगर वो लगा के गलत बात होते तो न्यायालय उसके उलट फैसला देता। अब ये न्यायालय अरे के मेरा फैसले के निवेदन ऊपर है, भी उमेश सवाल जी, यहाँ आप पर वही खड़ा प्रवक्ता करेंगे है तो भारतीय ये जनता समझ उमेश से जी, परे साहब इस विषय पर आज कौशिक राजनीति क्यों क्यों उमेश कर जी, रहे उमेश जी, हैं? अगले मुख्यमंत्री प्रश्न पे भूपेश आ बघेल जाता हूं। भी नहीं, मुख्यमंत्री अगले भूपेश प्रश्न पे बघेल आ भी जाता हूं सर, जी जी सीबीआई जी वाला विषय। आप दीजिए जवाब दीजिए जी। जवाब दीजिए, मैं सुनना चाहता हूँ, मैं भी सुनना चाहता हूँ, छत्तीसगढ़ की जनता भी सुनना चाहती है जी, कि जी। धर्मलाल कौशिक झीरम की जांच को बाधित करने के लिए हाईकोर्ट में क्यों पीआई देखिए ये लगा रहे सर हैं, ये किसको राजनीति बचाने कर के रहे लिए? हैं। ठीक है, ऐसा बोलिए, रहेगा बोलिए, तो फिर बोलिए। मैं भी बीच में इंटरप्ट करूंगा, डिबेट आगे नहीं बढ़ पाएगा। देखिए दिव्यांशु जी, हमारा जी। स्पष्ट तौर पर मानना है कि झीरम घाटी का जो विषय है वो हमारे लिए कतई राजनीति का विषय नहीं है। अब इस विषय पर कांग्रेस के नेता राजनीति कर रहे हैं, वो प्रदेश की जनता देख रही है, आप लेकिन पॉइंट पर आइए। हम इस संवेदनशील विषय पर राजनीति नहीं करेंगे, क्योंकि छत्तीसगढ़ ने अपने होनहार नेताओं को खोआ है। ये अपूर्णीय क्षति है और बड़ा दुख का विषय है। बिल्कुल, कांग्रेस दुख का के विषय नेता है, इस विषय पर संवेदनशील राजनीति विषय कर है। रहे हैं। अपने ही पार्टी के कार्यकर्ता, अपने ही पार्टी के नेता के परिवार की उमेश भावना जी, के साथ खिलवाड़ करने का प्रयास करते दिख रहे हैं। मुख्यमंत्री- ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी एक सवाल पूछा था बता दीजिए। कि प्रत्यक्षदर्शियों के बयान क्यों नहीं लिए गए, इसका जवाब दीजिए। देखिए मैंने पहले ही कहा, माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं इस प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उनके पास जनादेश है, और ये तमाम तरह के जो सवाल है निश्चित तौर पे एजेंसी है, एजेंसियों ने जांच की, अगर उसमें कहीं कोई प्रश्न चिन्ह निकल करके आ रहा है, कहीं कोई प्रश्न चिन्ह खड़ा हो रहा है, तो माननीय मुख्यमंत्री जी को उचित फोरम में उसको रखना चाहिए। न्यायपालिका है, कानून व्यवस्था है, सर्वोच्च न्यायालय है, तमाम स्तर पर विषय है, वहां आप रखने के बजाय केवल मई का महीना आ गया है और उस महीने में आपको बयान देना है, राजनीति करनी, ये विषय उचित नहीं है। आपको 4.5 वर्ष बीत गए हैं इस प्रदेश के अंदर में, हम सबकी उम्मीदें हैं इस संवेदनशील विषय पर। हम चाहते हैं कि दूध का दूध और पानी का पानी हो। यदि आपको कहीं कोई आपत्ति है, कहीं कोई जांच एजेंसी पर सवाल है, तो उसको आप उचित फोरम में रखिए। यदि उचित फोरम में नहीं रख रहे हैं तो आपके पास सदन है साहब, आप खुद उसको कानून आगे बढ़ाई है, आप अपने स्तर पर उसको गंगवानी जी, एक मिनट शांत हो जाइए। उमेश जी, गणपति और रमन्ना की भी भूमिका पर थोड़ा सा कुछ कहेंगे आप? देखिए निश्चित तौर पे मैं कहूंगा, देखिए ये एजेंसी का विषय है, एजेंसी ने किस प्रकार से क्या जांच की, किसका नाम लिया, किसका नाम, जिस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी यहां पर आरोप लगा रहे हैं, अगर कोई विषय आया है तो उस विषय को उचित फोरम में रखने की आवश्यकता है। हम तो चाहते हैं कि हमारे छत्तीसगढ़ के माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल यहां पर कह रहे हैं, अगर किसी जांच एजेंसी के ऊपर सवाल उठा रहे हैं, किसी नाम को लेकर के अगर वो सवाल उठा रहे हैं, तो यह बड़ा गंभीर विषय है। लेकिन यह केवल मीडिया में बयान देने तक सीमित नहीं रहना चाहिए, यह केवल राजनीति करने तक सीमित नहीं रहना चाहिए। आप मुखिया हैं हम सबके इस प्रदेश के अंदर में, उसको उचित फोरम में रखिए, और अगर कहीं कोई गलत हुआ है तो उसको उचित तरीके से, उचित माध्यम से, उचित प्लेटफॉर्म पर रख करके न्याय की दिशा में आगे बढ़ने का प्रयास करिए। इस प्रकार से संवेदनशील विषय पर राजनीति कम से कम आप मत करिए साहब, आप मुख्यमंत्री हैं इस प्रदेश। चलिए ठीक है गंगवानी जी। देखिए एकदम स्पष्ट है दिव्यांशु जी, 5 एकदम सीधे साधे प्रश्न है। ये जानते हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कि 5 प्रश्नों का जवाब देंगे। छत्तीसगढ़ की जनता इनकी जो नियत नीति मंशा है वो समझ जाएगी। वो जवाब दे रहे थे, आपने बीच में इंटरप्ट कर दिया। इनको शांत कर लीजिए पहले। अरे जी ठीक है, बोलिए। देखिए स्पष्ट है, धर्मलाल कौशिक आज किसके इशारे पर, किसको बचाने के लिए, किस भारतीय जनता पार्टी जो सुपारी के लिए में शामिल था, उसको बचाने का प्रयास करें। 4118 पन्नों की रिपोर्ट किसको बचाने के लिए आपने सदन के पटल पर नहीं रखी, क्यों पेश नहीं किया, उसको क्यों सार्वजनिक नहीं किया? राजनीति करने का प्रयास करें, क्योंकि आप चाहते ही नहीं कि पीड़िता को न्याय मिले। किसको बचाना, आपका चरित्र है। आपका दायित्व, इनको शांत कर लीजिए। सबूत की बात करते थे, 4.5 वर्ष शांत कर लीजिए पहले। अभी जब वो बोल रहे थे तो आपने बीच में बोल दिया, और अब आप बोल रहे हैं तो वो बीच में बोल रहे हैं। मैंने पूरी ध्यान से सुना। जब ये झूठ बोलना चालू करेंगे तो मैं डिस्टर्ब करूंगा इनको। देखिए दूसरी स्पष्ट बात,
आज सबसे आप प्रमुख बड़े एजेंसी कौन है सत्यवान जांच हैं की? एनआईए ने दिसंबर ठीक है, ठीक है। 2018 राजनीति में करते हैं, दिव्यांशु बीच जी में को शांत इंटरप्ट कराएंगे, करते आपका हैं। दायित्व है। जी जी सवाल करते हैं, उमेश जी जवाब सुनने का साहस रखते नहीं हैं। जवाब देने का नैतिक साहस है ही नहीं आप में, आप बातों को गोल गोल घुमा रहे हैं। अरे भैया, राजनीतिक जनता ने बयानबाजी करते देखा हैं है, चैनल अभी पे। इसी डिबेट में चलिए, देखा ठीक है, है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। व्यवहार था आपका। दिव्यांशु जी मैं कंप्लीट करूंगा, मेरा निवेदन है इनको शांत कर लीजिए। जी, समय की जो आपकी जी जल्दी से मैं अपनी बात एक पूरी मिनट कीजिए। लूंगा सिर्फ टोटल आपका। जी मैं एक जल्दी से मिनट अपनी ले बात रहा हूं। पूरी देखिए, कीजिए। जी सबसे महत्वपूर्ण यह है कि हम लोग 2020 में एसआईटी का गठन करते, हमने जांच करने का प्रयास करते, इन्हें का एनआईए कहता है कभी जांच पूरी हो गई। सबसे महत्वपूर्ण तथ्य यह है, एनआईए ने दिसंबर 2018 में स्पष्ट रूप से कहा हमारी जांच पूरी हो चुकी है, हम फाइनल रिपोर्ट दे रहे हैं। लेकिन 2020 में जब एसआईटी गठन करते हैं, ये एनआईए कहती है हमारी जांच अधूरी है। आज जांच केस की डायरी देने के लिए तैयार नहीं होती। आज उदय मुदलियार, तुलिका कर्मा जब दरबा थाने में एफआईआर करते हैं तो एनआईए स्पष्ट रूप से सुप्रीम कोर्ट में जाके रोक लगाता है। ठीक है, स्पष्ट दिखता है। आज रमन सिंह सीबीआई की जांच बोलने के बाद क्यों नहीं करते, इस बात का कोई जवाब नहीं है। गणपति रमन्नी का जो चलिए, है ठीक है, केंद्र सरकार समय बदलने के जी बाद जी जी चार्जशीट में नाम हटा जी दिया था। गंगवानी जी ऐसे जी पांचों प्रश्न है जो जी इनकी जी नियत नीति मंशा पे स्पष्ट विषय प्रमाण काफी गंभीर है। तत्कालीन जी नमन जी सरकार अरे और केंद्र भैया, की मोदी जवाब तो सरकार आप सुनना ही ये नहीं चाहती चाहते है कि हैं। पीड़ित पक्ष को चलिए, न्याय ठीक है, मिले। ठीक है। संवेदनशील समय विषय की पर बाध्यता है राजनीति करना चाहते जी। हैं। समय सीमा के चलते मुझे इस चर्चा को यहीं समाप्त करना पड़ेगा। क्षमा प्रार्थी हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और चर्चा में शामिल होने के लिए। चूंकि समय की बाध्यता हमें और इजाजत नहीं दे रही कि हम चर्चा को आगे बढ़ाएं, तो बात वही है कि झीरम कांड की आज 10वीं बरसी है। इतना संवेदनशील विषय है, लेकिन इस विषय पर राजनीति के बजाय कोशिश ये होनी चाहिए कि झीरम कांड के जो दोषी हैं उनका पता लगाया जाए ताकि उनको सजा मिल सके और जो पीड़ित हैं उनको न्याय मिल सके। ID24 की ओर से झीरम कांड के जो शहीद हुए नेता हैं उन सभी को विनम्र श्रद्धांजलि। गुहार में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप बने रहिए ID24 के साथ। नमस्कार।